चाय बागान, पहाड़ी राजनीति, आदिवासी और राजवंशी वोट बैंक। आप समझ ही गए होंगे हम उत्तर बंगाल की आज बात करें। नमस्कार, बंगाल का संदेश लेकर हाजिर हूं, मैं हूं अदिति राजपूत आपके साथ। कहा जाता है उत्तर बंगाल जो है वो स्विंग एक एरिया जो है उसके तौर पर वहां पर कहलाता है, और दूसरा कि 54 सीटें ऐसी है यहाँ पर जिन्हें सत्ता की चाबी कहा जाता है। मैं बिल्कुल देर ना करते हुए सीधे हमारे मेहमानों के पास चलूंगी। अजीत कुमार झा हैं हमारे साथ हमेशा की तरह, और हमारे साथ महुआ चैटर्जी हैं जो दोनों पश्चिम बंगाल की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। और जब आप इन्हें सुनेंगे तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि जमीन पर आखिर चल क्या रहा है, और बंगाल का स्वाद जो फ्लेवर है वो कहीं ना कहीं आप तक पहुंच जाएगा। तो अजीत सर, उत्तर बंगाल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की चाय का स्वाद जो है वो बदलता रहता है, यानी कि वोटर्स यहाँ पर बदलते रहते हैं अपना रुख। क्या यहाँ की राजनीति इस बार कुछ बदलने जा रही है, क्योंकि ममता को लेकर एक ये टैग हो गया है कि वो सिर्फ साउथ बंगाल की नेता है? पिछले 2021 में बीजेपी का जो परफॉर्मेंस था वो उत्तर बंगाल में सबसे ज्यादा अच्छा था। 30 सीट करीब 77 में से 30 सीट सोच लीजिए वो बीजेपी जीती थी, और इनका सीट कम था, करीब 23-24 का 6-7 सीट कम था। परसेंटेज वोट एक्चुअली तृणमूल का ही थोड़ा ज्यादा था, 1-2%, बट नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा था। करीब 23 सीटें टीएमसी जीती थी, और जैसे कि आपने बताया 30 बीजेपी ने जीती थी। करेक्ट। तो अब चक्कर ये है कि इससे क्या बीजेपी ज्यादा अच्छा कर सकता है उत्तर बंगाल में? एक तो सवाल ये है, और दूसरा सवाल है कि क्या ममता दोबारा अपना सीट यहाँ जो खो गई थी, इस सीट जो हारी, वो क्या जीत सकती हैं? ये सवाल इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों पार्टीज के लिए आगे बढ़ना इस पर डिपेंड करता है, नंबर 1। नंबर 2, यदि नंबर ऑफ सीट देखा जाए तो 294 में करीब 70 सीट ही इस इलाके में है, 7 डिस्ट्रिक्ट्स है यहाँ पे करीब। बट ये इलाका बाकी बंगाल से बहुत अलग है। मेरा बचपन वहाँ यहाँ बीता। अच्छा। मेरा जन्म था दार्जिलिंग में, मैं कुछ साल सिलीगुड़ी में भी रहा। तो ये जो पूरा इलाका है ना, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, करसियोंग, इसमें गोरखा बहुत है। तो आपको पता है, सबको पता होगा कि ये गोरखा मूवमेंट बहुत दिन तक चला, और बहुत बार बात चली कि यहाँ पे अलग राज्य बनाया जाए। तो बीजेपी जो है वो दोनों गेम खेल रहे हैं। कभी कभी कहते हैं हम बनाएंगे, पर अनाउंस भी नहीं करता है, क्योंकि आखिर इससे कुछ फायदा भी है, कुछ गैरफायदा भी होगा। ममता जो है नेचुरली नहीं चाहेगी कि अलग राज्य बने। तो एक तो ये पहली बात। दूसरी बात, उसके नीचे आएंगे तो वहां पे 2 डिस्ट्रिक्ट है, मुर्शिदाबाद और मालदा, जहां पर की अक़लियत का संख्या बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट उस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मुर्शिदाबाद में तो सीमांचल के तरह करीब 70% वोट है अक़लियत का। तो वहां पर ममता को होना चाहिए बहुत स्ट्रांग, बट वहीं पे इस बार हुमायूं कबीर खड़े हो गए हैं, जो कि रिबेल एमएलए हैं, और साथ ही साथ अब ओवैसी जी भी लड़ने का सोच रहे हैं। अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कहां से, बट 8 सीट वो भी लड़ेंगे। तो फिर वहां भी डिवाइड हो सकता है वोट अक़लियत का। अच्छा, ऊपर से पोलराइजेशन भी वहां बहुत ज्यादा है। उस कारण बगल में वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है कुछ बिहार में 9 सीट है, 7 सीट पिछले बार बीजेपी जीती थी। और इस बार वहां पे तृणमूल में इंटरनल फैक्शनिज्म हुआ है। खोखन मियां वहां के एक नेता थे, जिनको इन्होंने टिकट नहीं दिया, तो वो तृणमूल छोड़ के वो भाग गए हैं कांग्रेस में, और बाकी जगह भी कुरबुराहट है वहां पे तृणमूल में। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा में भी कुरबुराहट चल रहा है। तो पर ऑल इन ऑल ये जो इलाका है ना उत्तर बंगाल का, ये काफी इन्फ्लुएंस होता है बिहार के सीमांचल इलाके से, असम के इलाके से, बांग्लादेश से तो इन्फ्लुएंस होता ही है, और बाकी बंगाल जो है जिसको हम लोग सेंट्रल एंड सदर्न बंगाल कहते हैं, वो तृणमूल का गढ़ है। यदि उसे ममता पूरा स्वीप कर जाए तब तो फिर बड़ा मुश्किल है भाजपा के लिए पेनिट्रेट करना। पर भाजपा चाह रही है कि उत्तर बंगाल में कम से कम उतना अच्छा करें जितना पिछले बार किए थे, और सदर्न बंगाल में पेनिट्रेट करें। यही बीजेपी की नजर आ रही है। ठीक है, अब हम अगर ममता बनर्जी की स्ट्रेटेजी की बात करें महुआ यहाँ पर, तो ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल से ही शुरुआत की है, मेहनत भी की है,
4 विधायक जो हैं वो बीजेपी में आ चुके हैं। अगर सिलीगुड़ी नगर निगम की बात करें तो पहली बार टीएमसी ने कब्जा किया है, तो ग्राउंड लेवल पर ममता बनर्जी भी पेनिट्रेट कर रही हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, इसलिए कि ये जो अभी अजीत जी ने जो कहा कि नॉर्थ बंगाल, एक्चुअली आप देखोगे बंगाल में जो 2019 से बीजेपी की जो बढ़त है, उस बढ़त का मेन जगह जो है वो उत्तर बंगाल, ठीक है, हाँ, नॉर्थ बंगाल हम जो वहाँ पर कहते हैं। तो ये उत्तर बंगाल में जैसे ही उनकी बढ़ावत 2019 में हुई और फिर 21 में भी ज़्यादातर सीट उनको असेंबलीज के वहीं से मिला, तो ये 19 और 21 के ख़त्म होते ही साथ साथ जो पहला काम, मतलब 21 में ममता बनर्जी का 3rd टर्म जैसे ही चालू हुआ, उन्होंने शुरुआत से ही सारे स्कीम्स, स्टेट्स के सारे जितना भी स्पेशल स्कीम्स फॉर एसटीज एंड एससीज, क्योंकि वहाँ राजवंशी भी है और पहाड़ में आपका एसटीज भी है, तो ये सारे इन लोगों को जो भी स्टेट्स का जो भी स्कीम्स है वगैरह सारा इनके लिए करने लग गए और बहुत ज़्यादा उनको, मतलब गढ़ उनका दक्षिण बंगाल है, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्होंने एज चीफ मिनिस्टर स्टेट के तरफ से बहुत ज़्यादा उसमें उन्होंने मेहनत किया और फोकस किया और टारगेट किया। उनको जो भी चाहिए उनका तो लगता है बदलाव हो सकता है ग्रीवांसेस करने के लिए, और साथ साथ जो उनका नेफ्यू, उनका अभिषेक बनर्जी, जो फिर मुकुल रॉय के बाद पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बन गए थे, वो पार्टी के तरफ से बहुत सारा समय और ऑर्गेनाइजेशनल फोकस उन्होंने नॉर्थ बंगाल में डाला। तो इसका असर आपने थोड़ा सा देखा 2024 में, क्योंकि 2024 में बीजेपी को 19 और 21 का आप मिला के जिस हिसाब से उनको सीट मिलना था, उनको नहीं मिला वहां भाजपा को। क्यों? भाजपा का अभी भी वही स्ट्रांग है जगह के हिसाब से बंगाल में, लेकिन मजेदार बात यह है कि इनका थोड़ा असर, ये जो एफर्ट इन्होंने लगाया दोनों तरफ से, गवर्नेंस के तरफ से, मतलब स्टेट के तरफ से और पार्टी के तरफ से, उसका थोड़ा असर उनको 24 को मिला। मजेदार बात ये है, अभी देखना है कि अब इस इलेक्शन में 2026 की असेंबली में क्या तृणमूल उसको और आगे बढ़ा सकती है या बीजेपी उसको काउंटर कर चुकी है और बीजेपी का बढ़त वहां पे होगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट फ्लश यहाँ पे चाय के बागानों के लिए यूज़ किया जाता है, अलग अलग जो फिल्टर्स की बात की जाती है, क्या इस बार स्विंग होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि आदिवासी जो है वो भी बहुत जल्दी जल्दी हम देखते हैं कि पलटते हुए नजर आते हैं, जो छोटे छोटे वोट बैंक्स हैं वो बदल जाते हैं। अजीत सर, पहले हम अपने ऑडियंस को ये बता दें कि इस हफ्ते जैसे ही पिछले हफ्ते तृणमूल अपना मैनिफेस्टो रिलीज की, उसके जस्ट बाद ममता बनर्जी कैंपेन स्टार्ट की। और कहां से शुरू की है? नक्सलबारी। नक्सलबारी वो इलाका है जब 1967 में वहां पे नक्सलाइट मूवमेंट छिड़ा था और ये चारू मजूमदार, कानू सनियाल वहां से गए। पर मैंने एक जो लेख लिखा उसमें मैंने पॉइंट आउट किया कि लाल झंडे से लड़ने नहीं गई हैं इस बार भगवा झंडे से लड़ने वहां पहुंची हैं। तो पूरा वहां का जो है पूरा चित्रण बदल गया है, पूरा मूड बदल गया है। और ये पहले महुआ ही बोलती मुझे सिखाई कि सारे जो बाम थे वो सब राम बन गए हैं वहां पर। तो उसी से एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो नॉर्थ बंगाल आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये नॉर्थ बंगाल ना कभी तृणमूल का कर रहा है ना बीजेपी का। ये एक दार्जिलिंग का सीट जब से गोरखा मूवमेंट हुआ है, एक सीट पे बीजेपी घुसी हुई थी, लेकिन बाकी जो जगह था ये एक्चुअली कांग्रेस और सीपीएम में बटा हुआ था। कांग्रेस का वहां पे एक काफी असर था और सीपीएम का था। बिल्कुल, और तो सीपीएम दोनों हट गए हैं। अब ये नए दो पार्टियां और सीपीएम के गढ़ को तोड़ने में बीजेपी कुछ हद तक तो कामयाब रही है नॉर्थ में। हाँ, बिल्कुल। इनफैक्ट अहलूवालिया जो थे सरदार, जो कि आसनसोल के थे पर दार्जिलिंग के एमपी थे, वो बेसिकली इसलिए भेजे गए थे
कि वो एक जमाने में जब गोरखा एजिटेशन चल रहा था तो बड़े इन्वॉल्व थे नेगोशिएशंस करने में, कांग्रेस के लीडर तब वो कांग्रेस के लीडर थे। हाँ। तो ये तो हुआ ही है। इनफैक्ट सच में देखा जाए तो आज भाजपा जो है बंगाल में वो है क्या, यदि उसको हम लोग पीछे जाएं तो बेसिकली दो तरफ से भाजपा का मैं कहूंगा कि लीडर्स आए हैं। एक तो तृणमूल से जैसे शुभेंदु अधिकारी और बाकी लोग, और दूसरा सीपीएम और कांग्रेस से बहुत सारे नेता इधर आए हैं। उसके बाद कुछ इसमें से टूट के फिर वापस भी गए हैं तृणमूल में। आखिर बीजेपी का 77 एमएलए था, अब जो है करीब करीब 65 एमएलए रहा, तो दोनों तरफ टूटा है। तो इस बार भाजपा कोशिश कर रही है अपने कैंपेन में कि बाहर वालों को नहीं लें। अच्छा। इनफैक्ट यह हाल हो गया है कि अभी 19 सीट में उनके पास कैंडिडेट नहीं है, तो अब देखते हैं क्या करेंगे। बट थोड़ी कमी है अच्छे कैंडिडेट्स की। अच्छा। भाजपा के लिए। और यहाँ पर फिर वो सवाल भी आ जाता है कि ममता के सामने कोई सीएम चेहरा होगा या नहीं होगा बीजेपी के पास उतारने के लिए। वो सवाल तो अभी बना ही हुआ है, क्योंकि बीजेपी ये बात जरूर कहती है कि हम चुनाव से पहले नहीं उतारते हैं, लेकिन ममता के आगे कोई इतना भारी अभी बीजेपी में दिखाई भी नहीं देता है। तो मेरा यही कहना होगा कि बीजेपी का हमेशा ये कैंपेन रहा है और बंगाल में भी कि ममता के सामने मोदी जी, बिल्कुल, और मोदी जी के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो या तो भाजपा एक नया कुछ सरप्राइज देगी, हाँ। या तो खींच खांच के शुभेंदु अधिकारी अभी सबसे टॉल लीडर लग रहा है। मेरे अनुसार सबसे अच्छा होता यदि भाजपा कोई लेडीज कैंडिडेट खड़ा करती। अब ये इस पर हो सकता है आने वाले दिनों में हम ऐसा कुछ भी देख लें। हाँ, मैं बार बार कहता हूं ममता के मतलब बराबरी पर तो कोई नहीं है, पर अग्निमित्रा पॉल जो है बड़ा अच्छा बोलती हैं। महुआ बताएं। लेकिन इसमें भी ये सारे आइडियाज चल तो रहे हैं, मतलब ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे बीजेपी डिस्कस कर रही है, महुआ ग्राउंड पे है। लेकिन उनका एक खुद का समस्या ये है कि बहुत सारे, जैसे अभी हमने बात किया कि बहुत सारे उनके जो लोग हैं दूसरी पार्टियां से आए हुए हैं, या तो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े ही नहीं थे लेकिन फेमस थे, लोग उनको जानते थे, तो इस तरह के लोग आ गए थे। सडनली जब 19 में पार्टी का बढ़ाव उभर के आ गया तो उन लोगों की जरूरत पड़ी। तो इसमें क्या हुआ, पुरानी जो बीजेपी थी, पुरानी जो बीजेपी थी, जो लोग बीजेपी के साथ सही में जुड़े हुए थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे, और पार्टी चाहे हारे चाहे जीते, चाहे 2 सीट लेके आए चाहे 3 सीट लेके आए, चाहे ना ही सीट लेके आए, फिर भी पार्टी के साथ रह चुके हैं। तो उनके साथ एक मतलब संघर्ष तो हो ही जाती है, बिल्कुल, क्योंकि उनको लगता है कि हमने जिंदगी दे दी वो लॉयल्टी फैक्टर की जो बात है, लॉयल्टी फैक्टर की। अब ये सारे पार्टीज में है, ठीक है, ये ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी के लिए अलग है, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि आपको अगर काउंटर करने के लिए नया फेस लाना पड़ेगा, बेशक मुझे भी लगता है कि बीजेपी को अगर लाना है तो वैसे ही कुछ करेंगे। फेस के साथ तो बीजेपी इलेक्शन में नहीं जाएगी, हम तो ये लेके चल रहे हैं। बीजेपी के तो जितने फेसेस रेस में होते हैं उनमें से तो किसी को कभी बनना होता नहीं है, कुछ नया ही निकल के आता है। ये एक और नया चीज है बीजेपी में, तो फिर कोई अपना फेस जोड़ना भी नहीं चाहेगा, इसलिए जिसका नाम चलता है, वो पहले ही डर जाएगा। लेकिन महुआ एक सवाल और है यहाँ पर, आदिवासी वोट बैंक का बीजेपी को बहुत सपोर्ट रहता है, लेकिन जो आदिवासी के बड़े नेता रहे जॉन बर्ला, जिनको मंत्री भी बनाया गया केंद्र में, वो वापस टीएमसी में आ गए, तो अब ऐसे में वापस छिटक सकता है आदिवासी वोट बैंक टीएमसी की तरफ? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि उसमें भी पूरा का पूरा अभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि मैं बात जो कर रही थी आपको ना, जैसे ममता भी, जैसे मोदी जी, ही इज अ 24/7 पॉलिटिशियन। ममता के बारे में भी लोग जो भी उनको देखा है काम करते हुए पॉलिटिक्स में, जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं भी थी, जब कुछ भी नहीं थी, जब सिंगल सीट था, तब भी वो रात से जितना देर तक जगती थी वो पॉलिटिक्स के ही लेके जीती थी। अच्छा, तो शी इज ऑल्सो अ 24/7 पॉलिटिशियन, है ना। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि जैसे ही उन्होंने देखा कि नॉर्थ बंगाल में तो हमारी कमी हो गई है, वहां तो बीजेपी आके सीट निकाल के लेके जा रही है, और बीजेपी नहीं भी आता, अगर कांग्रेस निकाल के लेके जाता, अगर सीपीएम निकाल के लेके जाता, वो वहीं पे दौड़ती कि उसको ठीक करना चाहिए उस जगह को अपने पार्टी के लिए। तो इसी तरह से इस मामले में भी, जैसे आप कह रहे हैं कि आदिवासी इशू पे भी, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, उनको तो पहले ही फोकस में बात आ गई है कि आदिवासियों के लिए आप नहीं करेंगे तो फिर
वहाँ की वोट छिटक ठीक जाएगी, है। तो उस कोशिश में भी है। उनके कैबिनेट में तो आदिवासी मंत्री भी है। रही है। अजीत जी, आदिवासी वोटर क्या स्विंग हो सकते हैं? भले ही एक नेता आ गए हो टीएमसी में, लेकिन बीजेपी भी तो यहाँ पर हाथ पैर मार रही होगी, क्योंकि बीजेपी का तो गढ़ है नॉर्थ। अभी जो है जो दिल्ली से दिखाई पड़ रहा है वो यही है कि आदिवासी वोटर ममता से दुखी हैं, और उसका अच्छा। एक मेन कारण हो गया कि राष्ट्रपति गई भाषण देने के लिए दार्जिलिंग, और ममता ने शिफ्ट कर दिया। और कारण कुछ और हो सकता है, हो सकता है कि जगह अवेलेबल नहीं हो, कुछ और हो, बट इसको बताया गया कि राष्ट्रपति का अपमान हुआ, और उस कारण जो है ट्राइबल वोटर्स गुस्साए हुए हैं ममता से। उसीलिए मैं कहूंगा कि ममता झटाक से दार्जिलिंग गई हैं, उस इलाके में घूम रही, और साथ ही साथ अभिषेक जो है तुरंत दूसरे दिन कुछ बिहार पहुंच गए। कुछ बिहार इसलिए पहुंचे कि मैंने कहा वहां पर 9 सीट में 7 सीट तृणमूल हार गई थी, और अभी जो है अभी लोग करीब करीब 45 या 47 सिटिंग एमएलएस को बदल दिए हैं तृणमूल ने। तो उसके कारण जो है बहुत रिबेल्स खड़े हो गए हैं। तो सबसे ज्यादा उसी इलाके में है, कुछ बिहार और अगल बगल के इलाके में। तो उसीलिए अभिषेक को भेजा गया है कि भाई पार्टी को बचाओ, क्योंकि जो तो यानी कि पॉइंट आप आउट ये कह रहे की, हैं कि आदिवासी अभी क्लियर नहीं है, ये कहा जा सकता है? मैं कहूंगा आदिवासी ज्यादा भाजपा के तरफ है। और अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि राजवंशी जो कि नॉर्थ में बहुत ज्यादा है, शेड्यूल कास्ट है, इनफैक्ट सबसे बड़े शेड्यूल कास्ट है, मटुआ से ज्यादा है नंबर्स में, वो किस तरफ जाएंगे? 2019 में राजवंशी और मटुआ जम के भाजपा के तरफ गए थे। 2021 में भी इन्होंने कहा था, भाजपा ने कहा था कि हम जो बाहर से आ रहे हैं, राजवंशी तो पहले से ही आए हुए हैं, मटुआ के लिए उन्होंने कहा था यूसीसी लगा देंगे। बट इस बार जो है, जो वोट एसआईआर में जो वोट कटा है, सॉरी जो नंबर ऑफ वोटर्स का नाम कटा है, उसमें बहुत ज्यादा अकलियत के हैं और उसके बाद मटुआ के हैं। तो मटुआ काफी गुस्सा हुआ है। तो अब मटुआ बीजेपी को छोड़ के तृणमूल में आएगा, क्योंकि अपना महुआ बताएगी कि कितना काम मटुआ के बीच ममता ने किया है बीच में। लेकिन इस सबके बीच में मेरे दिमाग में एक जो सवाल आ रहा है महुआ, वो ये कि लेफ्ट और कांग्रेस है कहाँ आखिर? ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन्होंने 34 सालों तक सत्ता संभाली वो गायब हो जाए बिल्कुल? देखिए, इसमें हाँ एक ही बार हुआ है, मतलब 21 में, और फिर 24 में भी थोड़ा सा। लेकिन बात ये है कि मुझे लगता है इस बार भी लेफ्ट को सीट मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस का थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है, और वो ये मालदा मुर्शिदाबाद जिले में। जल्दी से बताइए, कांग्रेस का कितना सीट आ सकता है अंदाजा? खाता खुल भी पाएगा? कोशिश में तो है, और खुद बोल रहे हैं कि 4-5 सीट, 6 सीट, 10 सीट। ठीक है अजीत सर, लेफ्ट की, नॉर्थ बंगाल की अगर हम बात करें तो खाता खुल पाएगा? बहुत मुश्किल है। लेफ्ट के साथ क्या है कि लेफ्ट जो है ना, उसका सारा काडर बेस तृणमूल और बीजेपी में आ गया है। और कांग्रेस कोशिश कर रही है रिवाइवल का, पर मुझे लग रहा है कि इस बार असली पूछिए तो मेन बाइपोलर फाइट है, भाजपा वर्सेस तृणमूल। और थोड़ा बहुत यदि आएगा तो मैं कहूंगा वही जो अखिलियत के लीडर्स जो खड़े किए हैं, 1-2-4 सीट वो लोग जीत लें तो ठीक है। तो ये उत्तरी बंगाल की हमने बात करी है, नॉर्थ बंगाल की जो कहा जाता है। और अब देखना ही होगा यहाँ पर कि चुनाव जब नजदीक आएंगे तो क्या ममता बनर्जी की जो कोशिश है बीजेपी के गढ़ में सेंध मारने की, क्या वो सफल हो पाएंगी, या फिर बीजेपी अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो पाएगी और दक्षिण बंगाल में बीजेपी सेंध मार पाएगी या नहीं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज बंगाल का संदेश में इसमें इतना ही। नमस्कार।